अस्सलामुअलैकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की न्यू बुक को स्टडी करेंगे जो सिंध बोर्ड की जानिब से हमारे पास फिज़िक्स की न्यू बुक आई है, इसको हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। डेट इज़ फिज़िक्स एंड मेजरमेंट। फिज़िक्स, व्हाट इज़ फिज़िक्स एंड व्हाई वी स्टडी फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या है और हम फिज़िक्स को क्यों स्टडी करते हैं। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। फिज़िक्स is the branch of science which deals with the study of properties of matter and energy and interaction between them. फिज़िक्स साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज़ को, एनर्जी की प्रॉपर्टीज़ को, और एनर्जी और मैटर आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, इसकी स्टडी हम फिज़िक्स में करते हैं। फिज़िक्स की डेफिनेशन क्लियर होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है और एनर्जी क्या होती है। मैटर, एनीथिंग which occupy space and has mass is called मैटर। कोई भी चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे उसे हम मैटर कहते हैं। अब अगर आप अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों को नोटिस करो तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो वज़न ना रखती हो और जगह ना घेरती हो। हर चीज़ वज़न रखती है और हर चीज़ जगह घेरती है। इसका मतलब है कि तमाम चीज़ें क्या हैं, मैटर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जिस बोर्ड पे लिख रही हूँ ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका कोई ना कोई मास भी है, तो ये हमारे पास मैटर है। नेक्स्ट, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? The ability of doing work is called energy. काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहा जाता है। अगर कहीं पर भी कोई भी काम हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो काम एनर्जी की बेस पर हो रहा है, या कहीं पर कोई काम करवाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सपोज डैट ये हमारे पास दो पर्सन है। ये पर्सन हमारे पास एनर्जेटिक है और ये पर्सन हमारे पास वीक है बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। अब इन दोनों पर्सन से मैं कहती हूँ कि आपने रेस में पार्टिसिपेट करना है और ये दोनों रेस में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। अब जब जीतने की बारी आएगी तो कौन जीतेगा? सबको इसका जवाब पता है कि दी एनर्जेटिक वन जो है वो जीत जाएगा। क्यों जीत जाएगा? क्योंकि इसके पास एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी वीकर वन, तो ये रेस जीत जाएगा। तो इस एग्जाम्पल से बेसिकली ये समझाना चाह रही हूँ मैं कि अगर आपके पास एनर्जी हो तो आप किसी भी काम को कम वक्त में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हो।
तो सेम इसी तरीके से अगर हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की भी बात करें, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको मूव करता हुआ नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो मूवमेंट पॉसिबल हुई है बिकॉज ऑफ एनर्जी। एनर्जी की वजह से ही कोई चीज़ मूव करती है, हरकत करती है, काम करती है। एक एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक पर्सन है और ये हमारे पास एक ब्लॉक है। बोथ आर मैटर, क्योंकि दोनों ही स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं और दोनों का मास भी है। अब मैं इस पर्सन से कहती हूँ कि इस ब्लॉक को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है, तो ये पर्सन क्या करेगा, इस ब्लॉक पर फोर्स एग्जर्ट करेगा और फोर्स एग्जर्ट करने के नतीजे में ये ब्लॉक एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगी। इट मीन्स के फोर्स लगाने पर इस ब्लॉक ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, अपनी पोजीशन को चेंज किया है, तो यहाँ पे वर्किंग हुई है। और वो वर्किंग किसकी वजह से पॉसिबल हुई है, पर्सन के फोर्स लगाने की वजह से। उसके पास एनर्जी थी तो उसने फोर्स लगाई, फोर्स लगाकर ब्लॉक को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा दिया। ये एक बहुत आसान सी एग्जाम्पल थी। अब हमने बात की थी कि हम फिज़िक्स की स्टडी क्यों करते हैं, वाई वी स्टडी फिज़िक्स। तो बेटा हम फिज़िक्स की स्टडी क्यों करते हैं, यूनिवर्स और यूनिवर्स में मौजूद ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम फिज़िक्स की स्टडी करते हैं। तो यूनिवर्स की बात की हमने, तो यूनिवर्स से स्टार्ट लेंगे। यूनिवर्स में हमारी 3 बड़ी गैलेक्सीज हैं, ठीक है, जिसमें से एक गैलेक्सी हमारी है जो कहलाती है दी मिल्की वे गैलेक्सी। और इस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। इस सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं, जिसमें से एक प्लैनेट हमारा है अर्थ, और इस अर्थ में हमारी कंट्री है, फिर हमारी सिटी है, फिर टाउन है, टाउन में हमारा हाउस है, और हाउस में मौजूद हमारा रूम है। अब हम रूम के ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो रूम की एक आसान सी एग्जांपल ले लें, फैन। फैन क्या करता है बेटा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। ये मैटर है और ये मूवमेंट परफॉर्म करता है। मूवमेंट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एनर्जी, तो मैटर और एनर्जी आ गई, तो यहाँ पर फिजिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फैन से ही रिलेटेड, तो फैन जो है वो मूव करता है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास मास रखता है, ठीक है, लेकिन ये हमें नज़र नहीं आता, लेकिन हमारी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है ये कोई ना कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई करता होगा, तो ये मैटर है। और ये मूव कर रहा है, इसके मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो मूवमेंट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर भी मैटर और एनर्जी है, तो यहाँ पर भी हमारे पास फिजिक्स इन्वॉल्व हो गई। ये हमारे पास एक झूला है, समझ लें बच्चों के प्लेग्राउंड में जो होता है उस तरह से ये हमारे पास झूला है। ये किस तरह की मोशन परफॉर्म करता है, बैक एंड थ्रू मोशन परफॉर्म करता है, जिस तरह से पेंडुलम मोशन परफॉर्म करता है। जैसे पेंडुलम अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करता है, सेम इसी तरीके से ये झूला भी अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करता है। ये कहलाती है बैक एंड थ्रू मोशन। फिर इसी तरीके से अगर मैं किसी कार की बात करूं, अगर ये कार मूव कर रही है तो ये मूवमेंट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एनर्जी। फिर ये हमारे पास मैटर है। फिर इसमें फर्दर अगर आप देखो तो एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी होगी, ये कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इस सब तरह की स्टडी हम किस में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जितनी भी एग्जाम्पल दी है, ये सब एग्जाम्पल
मोशन से रिलेटेड थी या मूवमेंट, जैसे फ़ैन मूव कर रहा है, झूला भी मूव कर रहा है, पेंडुलम भी मूव कर रहा है, कार भी मूव कर रही है। तो क्या सिर्फ मूवमेंट वाली चीज़ों में फिज़िक्स होती है? जो चीज़ें साकिन हो उसमें फिज़िक्स नहीं होती? ऐसा नहीं है। फिज़िक्स जो है वो स्टैटिक और डायनामिक दोनों ही होती है। लेकिन जहाँ पर चीज़ें हमें स्टैटिक नज़र आ रही होती हैं, वहाँ पर जितने भी फोर्सेस लग रहे होते हैं, वो सब आपस में एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ स्टैटिक पोजीशन में रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि साकिन चीज़ों में फ़िज़िक्स नहीं होती, उसमें भी फ़िज़िक्स एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। ब्रांच ऑफ फिज़िक्स में हमारे पास जो सबसे पहले डिस्कस हुआ है वो है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स में हम ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं और उस मोशन को जिन फोर्सेस ने प्रोड्यूस करवाया होता है उन फोर्सेस को स्टडी करते हैं। तो आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में 2 पॉइंट याद रखना है। ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं और उस मोशन को प्रोड्यूस करवाने में जिन फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया होता है उन फोर्सेस की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो ब्रांच डिस्कस हुआ है वो है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और मैग्नेटिज्म का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फोर्स की बात की जा रही है। तो चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो स्टडी होती है वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करते हैं। इसमें होता क्या है कि जब चार्जेस मूव करते हैं तो चार्जेस के मूव होने की वजह से उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फर्दर जो है वो करंट प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के एस्पेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं या देखते हैं। थर्ड है आपके पास थर्मो डायनामिक। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक का मतलब होता है फोर्स। तो थर्मोडायनेमिक में हम किसकी स्टडी करते हैं? थर्मोडायनेमिक में हीट अगर वर्क में कन्वर्ट हो जाए या वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाए तो इसकी स्टडी हम थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। सेम इसी तरीके से मैं ये भी कह सकती हूँ कि हीट का एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना या एनर्जी का हीट में कन्वर्ट हो जाना, इसकी स्टडी हम किस में करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम किन चीज़ों की स्टडी करते हैं? ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट। लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमेना होंगे उनकी स्टडी हम ऑप्टिक्स में करेंगे। इसकी आसान सी एग्जांपल है कि अगर हमारी आई साइड वीक होती है, हमें दूर की चीज़ें या करीब की चीज़ें सही नज़र नहीं आती, तो हम उसके लिए ग्लासेस वेयर करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि ऑब्जेक्ट की जो भी इमेज होती है वो हमारे रेटिना के एग्जैक्ट उस पोजीशन पर नहीं बन रही होती जहाँ बननी चाहिए, वो रेटिना से कुछ आगे या कुछ पीछे बन रही होती है। तो इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम ग्लासेस वेयर करते हैं ताकि जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उसकी इमेज एग्जैक्ट उस पोजीशन पर बन सके जहाँ पर बननी चाहिए। तो ग्लासेस से हम इस डिफेक्ट को रिमूव कर लेते हैं। तो इस तरह की स्टडी ऑप्टिक्स में की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स में हम एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं। मैं ये भी कह सकती हूँ कि हम डुअल नेचर की स्टडी करते हैं। डुअल नेचर मीन्स पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। पार्टिकल नेचर की और वेव नेचर की स्टडी करते हैं। एटॉमिक में तो हमारे पास एटम की बात आ जाएगी। सब एटॉमिक में हमारे पास एटम के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन एज अ वेव भी बिहेव करता है।
तो इस तरह की जो डुअल नेचर की स्टडी होती है वो हम किस में करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम और क्लासिकल मैकेनिक्स में एक और डिफरेंस है, वो मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब होता है वो पार्टिकल्स जिन्हें आप अपनी आम आँखों से देख सकते हैं, वो चीज़ें मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल कहलाएंगी। और क्वांटम मैकेनिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की स्टडी करते हैं, वो पार्टिकल्स जो आपको आम आँखों से दिखाई नहीं देते, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कहलाएंगी। नेक्स्ट है आपके पास रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में आपके पास दो थ्योरी है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और सेकंड है आपके पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी में या रिलेटिविटी की थ्योरीज में हम क्या स्टडी करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हों, जो लाइट की रफ्तार से मूव करें, उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी हम रिलेटिविटी में करते हैं। या फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करें, तो उनकी स्टडी भी हम रिलेटिविटी में करते हैं। तो ये हमारे पास एक्सट्रीम केसेस होते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की रफ्तार से मूव करे या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करे। तो ये हमारे पास ब्रांच ऑफ फिजिक्स हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास स्कोप ऑफ फिजिक्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिजिक्स का स्कोप साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी की फील्ड में। तो साइंस में आपके पास सबसे पहले फंडामेंटल लॉज। हमारी यूनिवर्स जिन बेसिक लॉज पर और जिन बेसिक प्रिंसिपल पर चल रही है, उनको अंडरस्टैंड करने में फिजिक्स ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तमाम फंडामेंटल लॉज और प्रिंसिपल जो बिल्कुल बेसिक हैं, वो फंडामेंटल लॉज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ग्रेविटी की बात करूं कि अगर आप किसी भी चीज़ को ड्रॉप करते हो तो वो चीज़ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल पुल इज़ आ फंडामेंटल लॉ। इसी तरीके से अगर आपको न्यूटन के लॉज याद हो, तो वो भी न्यूटन के जो भी लॉज हैं वो हमारे पास फंडामेंटल लॉ कंसीडर किए जाते हैं। जैसे कि न्यूटन का थर्ड लॉ है, किसी को याद होगा, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट इन रिएक्शन। ये भी हमारे पास क्या है, फंडामेंटल लॉ है। नेक्स्ट है आपके पास एडवांसिंग नॉलेज। एडवांसिंग नॉलेज नाम से ही जाहिर है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, साइंटिस्ट ने मज़ीद जो है वो रिसर्च किया, मज़ीद वर्किंग की और उन चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल की जिनके बारे में पहले मालूमात नहीं थी। जैसे कि इनिशियली हमें एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में नॉलेज नहीं थी। तो जो एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की नॉलेज है वो एडवांस नॉलेज में काउंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटर डिसिप्लिनरी कनेक्शन। इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट या एक ऐसी फील्ड जिसमें दूसरे सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज मौजूद हो, उसे हम इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन या इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट कहते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में हमारे पास बायोफिजिक्स।
तो बायोफिज़िक्स देखें है बेसिकली फ़िज़िक्स, लेकिन इस फिज़िक्स में बायो की नॉलेज भी मौजूद है। तो ये फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दूसरे सब्जेक्ट की भी नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन कहलाएगा। इसी तरीके से हमारे पास केमिकल फिज़िक्स भी होती है, मटेरियल फिज़िक्स भी होती है, एस्ट्रोफिज़िक्स भी होती है, जियोफिज़िक्स भी होती है। तो बेसिकली ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये फिज़िक्स के साथ कंबाइन हुए हुए हैं। इसका मतलब है कि फ़िज़िक्स एक ऐसी फील्ड है या एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दूसरे सब्जेक्ट की भी नॉलेज अपने अंदर रखता है। तो इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन। फिर आपके पास स्कोप है टेक्नोलॉजी में। तो टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हमारे पास है इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में अब फिज़िक्स का स्कोप कहाँ से आ गया? देखो हमारे पास इंजीनियरिंग की मुख्तलिफ फील्ड होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर होता है, मटेरियल इंजीनियर होता है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को फिज़िक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़नी पड़ती है, इस ब्रांच को उसको पढ़ना पड़ता है। मैकेनिकल इंजीनियर को मैकेनिक्स पढ़नी पड़ती है और मटेरियल इंजीनियर को क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी पड़ती है। इंजीनियरिंग की डिफरेंट फील्ड है और ये डिफरेंट फील्ड के जो इंजीनियर्स होते हैं वो फिज़िक्स को पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि फ़िज़िक्स के जो लॉज और प्रिंसिपल हैं या फिज़िक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंजीनियर को भी हेल्पफुल करते हैं उनकी एप्लीकेशन डेवलप करने में या उनकी एप्लीकेशन मेक करने में। तो इस तरह से इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में भी फिज़िक्स का स्कोप होता है। नेक्स्ट है आपके पास एनर्जी एंड पावर। फिज़िक्स ने इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि किसी भी एनर्जी को किस तरह से जनरेट करवाना है, मतलब जनरेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी और फिर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें फिज़िक्स ने ही कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किए हैं कि हम एनर्जी को किस तरह से जनरेट करवा सकते हैं, उसको ट्रांसमिट करवा सकते हैं, किस तरह से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। तो इस सब तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें फ़िज़िक्स ने प्रोवाइड की है, तो इसमें भी फ़िज़िक्स ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को परवान चढ़ाने में फिज़िक्स के लॉज और प्रिंसिपल ने बहुत बुनियादी रोल प्ले किया है। सेमीकंडक्टर फिज़िक्स की स्टडी, क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी, ये सब इन फील्ड्स की ज़रूरत थी। अगर हमें इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होती तो शायद हम आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं यूज़ कर रहे होते या हम आज आईटी की फील्ड में इतना आगे नहीं होते। फिज़िक्स का स्कोप सोसाइटी में, तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर मेडिकल एप्लीकेशन। देखो मेडिकल एप्लीकेशन में फिज़िक्स ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है और अल्ट्रासाउंड है। ये सब क्या है हमारे पास? ये सब हमारे पास मशीन्स हैं और ये तमाम मशीन जो है वो किस पर वर्किंग करती है? रेडिएशन बेस है ये सब। तो यहाँ पर रेडिएशन की बात हो रही है और ये रेडिएशन से रिलेटेड सारे मशीन्स हैं, तो यहाँ पर भी फिज़िक्स इन्वॉल्व हो गई। नेक्स्ट है आपके पास मटेरियल साइंस।
फिज़िक्स जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को भी अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्पफुल है। अगर आप किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड कर लो, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को समझ लो, तो फिर उस प्रॉपर्टी को समझते हुए आप उससे एक नया मटेरियल तैयार कर सकते हो, उससे ज़्यादा हाई क्वालिटी का या उससे ज़्यादा लो क्वालिटी का। तो इस सब चीज़ों के बारे में जो नॉलेज है वो भी हमें फ़िज़िक्स प्रोवाइड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं मोबाइल फ़ोन की बात करूँ, तो मोबाइल फ़ोन हमारे पास डिफरेंट कंपनी के हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट फीचर्स है बिकॉज़ ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कंस्ट्रक्शन की एग्ज़ाम्पल दूँ, तो हमारे पास डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं। अब जिस बिल्डिंग में जिस तरह का मटेरियल यूज़ हुआ होगा, उस बिल्डिंग की लाइफ़ टाइम उतनी ज़्यादा या उतनी कम होगी। अगर आपने अच्छा मटेरियल इस्तेमाल किया होगा, तो बिल्डिंग की लाइफ़ टाइम ज़्यादा अच्छी होगी, और अगर आपने लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया होगा, तो आपकी बिल्डिंग की लाइफ़ टाइम कम होगी। तो ये एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड एग्जाम्पल हो गई। नेक्स्ट है आपके पास इन्वायरमेंटल स्टडीज़। अब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में फ़िज़िक्स ने क्या रोल प्ले किया है? हमारा क्लाइमेट किस तरह से चेंज हो रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, तो हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग में फ़िज़िक्स जो है वो मदद करता है। नेक्स्ट है आपके पास एजुकेशन एंड साइंटिफिक लिटरेसी। फ़िज़िक्स जो है वो आपको एक तनकीदी सोच जो है वो मुहैया करती है। तनकीदी सोच का मतलब है क्रिटिकल थिंकिंग प्रोवाइड करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स प्रोवाइड करती है, जिससे आप न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कर लेते हो। इसी तरीके से आप प्रैक्टिकल्स वगैरह करते हो, तो उसमें भी आप क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को यूज़ कर रहे होते हो। तो बेसिकली साइंस के सब्जेक्ट और फिज़िक्स को पढ़कर एक साइंटिफिक माइंड सेट हो जाता है, और इंसान जो है या पर्सन जो है वो चीज़ों को साइंस के नज़रिए से देखने और समझने के काबिल हो जाता है। तो इस तरह से फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस और फ़िज़िक्स का स्कोप है। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने फ़िज़िक्स को स्टडी किया, फ़िज़िक्स की ब्रांच को स्टडी किया और फ़िज़िक्स के स्कोप को स्टडी किया। आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।